5 रुपए की आजादी। कुल 5 रुपए, आधे जिसके 2.5 रुपए होते हैं, मेरी जेब में थे जब मैं घर से बाहर निकला। घर से निकलते ही मैंने सोच लिया था कि आज इन 5 रुपयों में से एक कौड़ी भी बाकी नहीं रखूंगा। मुद्दत के बाद आज इतना माल हाथ आया है, इसीलिए जी खोलकर इसे खर्च करूंगा। दिन भर बंबई की सैर करूंगा, गोल्ड फ्लेक की सिगरेट पीऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, रात को कोई सिनेमा तमाशा देखूंगा और 12 बजे के बाद घर लौटूंगा। ये सोचकर बरसाती मैंने कंधे पर रखी और एक अठन्नी को हवा में उछाला और उसे फिर हाथों में दबोच लिया और चिल्लाकर कहा, ऊ दम चिखा डिग डिग। जिसका मतलब ये था कि आज बहुत खुश हूं। खैर, घर से निकलकर मैं 4 बंगले की सड़क पर हो लिया, जो कोई 200 गज के बाद अंधेरी जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती है। 4 बंगले की सड़क की हालत आजकल हिंदुस्तान जैसी हो रही है, जो कॉमनवेल्थ के अंदर भी है, बाहर भी। ये सड़क आधी अंधेरी म्यूनिसिपैलिटी के पास है और आधी वर्सोवा एरिया कमेटी के पास, इसलिए इसकी कभी मरम्मत नहीं होती। अगर कभी होती है तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह आजकल हिंदुस्तान की मरम्मत हो रही है। इस सड़क के दोनों तरफ नीची जमीन है जिसके कीचड़ में झाड़ियां उगी हैं और छोटे छोटे जोहड़ बन गए हैं, जिनमें समुद्र का पानी भरा रहता है। जब समुद्र में पानी चढ़ता है तो किनारों पर फैलकर इस नीची जमीन में भर जाता है और झाड़ियां पानी में डूब जाती हैं। लेकिन इस समय जब मैं घर से निकला, समुद्र का पानी नीचे उतर गया था और तराई की रेत में बेहिसाब छोटे बड़े सुराख नजर आते थे, जिनमें छोटे छोटे कीड़े, घोंघे, केकड़े और दूसरे समुद्री जानवर रेंगते, बाहर निकलते, चलते फिरते और घिसकते नजर आ रहे थे। एक लड़का कीचड़ में खड़ा केकड़े पकड़ रहा था। मैंने सीटी बजाकर उससे कहा, कहो हरिदास, बंबई चलते हो सैर करने? उसने कहा, मेरा नाम हरिदास नहीं है, भाव का है और मैं केकड़े पकड़ रहा हूं। देखते नहीं, मैं सैर करने कैसे जा सकता हूं? मैं दिन भर यहां पानी में खड़े होकर केकड़े पकूंगा और शाम को बाजार में जाकर बेचूंगा। घर के लिए आटा दाल लाऊंगा और फिर खाना खाकर सो जाऊंगा, या अपने टूटे हुए गारे को ठीक करूंगा, आंखी को मजबूत बनाऊंगा। मेरे लिए सैर कहाँ, बस केकड़े हैं। मैंने कहा, हरिदास, ओह हरिदास नहीं, भावका, तुम दिन में कितने केकड़े पकड़ लेते हो? 6 या 7, बहुत हुआ तो 10-12। भावका ने कहा। उसने छोटे घेरेदार जाल की खपच्चियों में बाम मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े मजबूती से बांध दिए और जाल घुमाकर बड़ी फुर्ती से झाड़ियों के ऊपर पानी के एक जोहड़ में फेंक दिया। जाल पानी में डूब गया, लेकिन तुरवट पानी के ऊपर तैरते रहे। इन तुरवटों की तरफ इशारा करते हुए मैंने पूछा, इतने बड़े कार्क के टुकड़े तुम कहां से लाते हो? वह हंसकर बोला, ये कार्क के टुकड़े नहीं है, कार्क तो बहुत महंगा होता है, इसको हम सदाल लकड़ी से बनाते हैं। ये लकड़ी बिल्कुल कार्क की तरह होती है, बल्कि उससे अच्छी होती है। ये कहकर उसने आहिस्ता से जाल को अपनी तरफ खींचकर फिर एकदम झटके से ऊपर निकाला। लेकिन केकड़ा भी बड़ा होशियार था, फौरन कूद गया और पानी में जा गिरा। साला निकल गया, भावका ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा। मैंने भी हंसकर कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर, यानी कितना शैतान है, कैसे जाल से उछलकर भागा है। भावका ने कहा, अरे बड़ा बदमाश होता है ये, 8 हाथ पांव होते हैं इसके। 8 होते हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने कभी केकड़ा नहीं देखा? भावका ने मुझ पर तरस खाते हुए पूछा। जब मैंने इनकार से सिर हिलाया तो भावका ने अपना जाल जमीन पर रख दिया और कांडी को जमीन में गाड़ दिया और आंखें खोलकर उसे उल्टकर उसमें से एक केकड़ा निकाला और मुस्कुराकर कहने लगा, ये देखो, ये केकड़ा है। इसके 8 हाथ पांव हैं, लेकिन ये जो मुंह के पास 2 डंक है, ये सबसे खतरनाक है। इन्हीं से केकड़ा शिकार करता है। भावका ने चाकू से डंक पर चोट की। केकड़े के डंक फैल गए, बंद हो गए, फैल गए, लेकिन अब वे बिल्कुल बेकार थे क्योंकि जड़ के पास वे एक मजबूत धागे से बांधे हुए थे। मैंने कहा, ये केकड़ा कितने में जाएगा? 4 आने में। आज कितने केकड़े हैं? अभी तो यही एक है और मिलेंगे। मैंने उसे 1-2 आनी दी। वह बोला, मेरा केकड़ा 4 आने का है। मैंने कहा, मैं केकड़ा नहीं ले रहा हूं, तुम्हारे चाय पानी के लिए। तुमने मुझे आज बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बस एक बात और बता दो। भावका ने जाल उठाकर पानी में फेंक दिया और कहने लगा, पूछो। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने पूछा, अगर तुम्हारे पास एकदम बहुत सा रुपया आ जाए तो तुम क्या करोगे? भावका घूमकर मेरे सामने आ गया और एक पल के बाद बोला, गंदे कीचड़ में काम करने से मेरे पांवों पर जो घाव हो गए हैं, पहले उनका इलाज कराऊंगा और फिर शादी करूंगा। उसने जाल पानी से निकाला। अब उसमें कोई केकड़ा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी चांदी सी चमकती मछली थी। भावका ने उसे अपने हाथ में ले लिया। वह तड़प रही थी और हाँफ रही थी। वह 2-4 पल मछली को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने उसे पानी में छोड़ दिया। फिर वह देर तक उसे पानी में तैरते हुए देखता रहा। वह छोटी सी चांदी की मछली, जो उसकी जिंदगी का सुनहरा सपना थी, पानी में तैरती हुई कहीं गुम हो गई।
भावुका ने सिर उठाकर और आसमान में दौड़ते हुए बादलों को देखकर और एक ठंडी सांस भरकर कहा, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं होगी? अब तो आजादी आ गई है। वह बोला, यह आजादी तो आकाश में उड़ते हुए बादलों की तरह है। मैं तो ऐसी आजादी चाहता हूं जो मेरी मुट्ठी में आ जाए, इस केकड़े की तरह। उसी समय मेरा जी चाहा कि मैं कावसजी जहांगीर हाल में भावुका का एक लेक्चर रखूं और हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े नेताओं को बुलाऊं और उनसे पूछूं कि बताओ, जनता इस आजादी की यथार्थता को जानती है या नहीं। मैं 4 बंगले और अंधेरी वर्सोवा रोड के नुक्कड़ पर बड़ी देर तक खड़ा रहा। लेकिन वर्सोवा से बसें बिल्कुल इस तरह भरकर आती थीं जिस तरह बंद डिब्बे में मछलियां भरी हुई हो। मैंने सोचा, चलो 4 बंगले से पहले वर्सोवा चलेंगे, फिर वहां से अंधेरी आएंगे, और कोई सूरत तो जाने की दिखाई नहीं देती। सो मैंने वर्सोवा जाने वाली बस पकड़ी, 2 आने का टिकट लिया, वर्सोवा पहुंचकर अड्डे पर एक पान खाया, फिर वापस आकर बस में बैठ गया। इतने में बस चल पड़ी। 3.5 आने टिकट के दिए। कंडक्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, वह फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके जवाब में मैं फिर मुस्कुराने वाला था कि उसने चुपके से 3.5 आने के बदले 1 आने का टिकट दिया। मैंने जरा अचंभे से टिकट की तरफ घूरकर देखा, वह जवाब में फिर मुस्कुराया, लेकिन अब के उसकी मुस्कुराहट में बेहद परेशानी और झेप सी थी। जैसे वह मुस्कुराहट कह रही हो कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, अपने सारे घर को संभालता हूं तो भी नहीं संभालता, कभी कपड़े लत्ते नहीं है तो कभी राशन नहीं है, कभी दवा दारू के लिए पैसा नहीं है, पगार नहीं है। यद्यपि वर्सोवा की आबादी शरणार्थियों के आने से 10 गुनी बढ़ गई है और इसी हिसाब से कंपनी को लाभ भी हो रहा है। लाभ बढ़ा है और चीजों के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन मेरी पगार वही है। इसमें मेरी चाय और बीड़ी के पैसे भी नहीं निकलते। सवेरे से रात के 10:30 बजे तक इस बस में खड़ा रहता हूँ, इसकी छत ताकता रहता हूँ और 1 आना, 2 आना, 2.5 आना और 3.5 आने के टिकट बांटता हूँ। यह अंधेरी है, ये वर्मावाड़ी है, ये शेरुबिल है, ये 4 बंगला है, ये सतबंगला है, ये पिकनिक कॉटेज है, यह मछली मार है, ये दरिया महल है, ये वर्सोवा है, यह मेरे जीवन का चक्कर है। 1 घंटी रुक जाओ, 2 घंटी चलो, टिकट काटो, आओ आओ, फिर आओ और फिर जाओ। धरती क्या है, नीला आकाश क्या है, लहरों पर सफेद झाग कैसे चमकती है, गोरे पिंड किस तरह समुद्र तट पर सो जाते हैं और काली लंटे किस तरह रेत पर बिखर जाती है। ये सब पिकनिक कॉटेज में आने वाले शौकीन जानते हैं। हम तो पिकनिक कॉटेज से गुजर जाने वाले हैं जिनके जीवन में न पिकनिक है न कॉटेज है। अब अगर आप ये 2.5 आने छोड़ देंगे तो मैं सिगरेट, बीड़ी, चाय पानी ले सकूंगा, वरना। बस कंडक्टर की मुस्कुराहट उसके होठों में खींचकर दर्द की लंबी लकीर बन गई थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैं जल्दी से मुस्कुरा दिया और अब उसकी मुस्कुराहट में एक नई मुस्कुराहट इस तरह खिल उठी जिस तरह बरसाती फुहारों में एकाएक धूप चमक उठती है। बस कंडक्टर संतोष की सांस लेकर और घूमकर दूसरे मुसाफिरों का टिकट काटने लगा। अंधेरी स्टेशन पर बस रुकी तो मैंने 5 आने देकर चर्चगेट का टिकट कटाया। यहां पर भी टिकट देने वाला खुद रेलगाड़ी का कंडक्टर होता तो वह भी जरूर कोई गोलमाल करता। मुझे 1 आने का टिकट देकर और 4 आने खुद अपने पास रखकर मुझे सीधा चर्चगेट पहुंचा देता। इस बेईमान समाज में ईमानदारी वहीं बरती जाती है जहां बेईमानी की गुंजाइश न हो। ये सोचकर मैंने मुंह का मजा बदलने के लिए पान खाया। 1 आने वाले 2 गोल्ड फ्लेक सिगरेट लिए, एक सिगरेट जेब में डाला, दूसरा मुंह में लगाकर सुलगाया। स्टेशन के फलवाले के पास बड़े उम्दा आम रखे थे। मैंने जोर का एक कश लगाकर उसका धुआं उन आमों की तरफ छोड़ दिया और रॉयल क्लास में आकर बैठ गया और पास बैठे हुए आदमी से अखबार मांगकर पढ़ने लगा। अखबार के हर पन्ने पर हर कॉलम में किसी लाल सेना, लाल देश और लाल खतरे का उल्लेख था। मैंने सोचा, ये पूंजीपतियों के अखबार ही सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों का प्रोपागंडा करते हैं। मुझे अखबार पढ़ते हुए देखकर एक सांवले रंग के चौड़े चकले जवान ने कहा, क्यों जी, वह शंघाई के बाद लाल सेना आगे कहाँ जाती है? यह अखबार क्या कहता है? मैंने कड़क कर पूछा, क्यों, क्या तुम लाल बावटे वाले हो? वह बोला, मैं मजदूर हूं। मैंने कहा, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, फिर चीन की लाल सेना से क्या सरोकार है? उसने फिर कहा, मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि मैं मजदूर हूं। मैंने गंभीरता से कहा, तो सुनो, लाल सेना शंघाई से आगे बढ़कर फूचाओ तक पहुंच गई है। और इसके बाद उसकी रान पर जोर से हाथ मारकर चीखा, ओह दम चिखा डिकडिक। उसने पूछा, जनाब, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि मैं बहुत खुश हूं। वह बोला, यह क्या बकवास है? मैं खुश होता हूं तो सीधा कहता हूं, लाल बावटे की जय। मैं हंसने लगा और वह भी हंसने लगा। फिर उसने जोर से मेरी जांघ पर हाथ मारकर कहा, बीड़ी पिलाओ। मैंने अपनी रान सहलाते हुए गोल्ड फ्लेक का सिगरेट पेश किया। वह बहुत खुश हुआ।
कहने लगा, तुम भले आदमी मालूम होते हो, तुमसे खूब निभेगी। बताओ यहाँ बंबई में क्या करते हो? मैंने कहा, मैं लेखक हूँ। वह बोला, तब तो बहुत ही बुरी हालत होगी तुम्हारी। वह कैसे? मैंने पूछा। इसलिए कि जब तक रोटी न मिलेगी किताब कौन पढ़ेगा? तुम कहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? ये भी तो मजदूरी है। मेरा मतलब इस तरह की मजदूरी से है जिस तरह मैं, जो मैट्रिक पास हूँ, बंबई सेंट्रल पर कुलीगिरी करता हूँ, बोझ उठाता हूँ, मेहनत करता हूँ और दूसरे मजदूरों में जागृति फैलाता हूँ। यह मेरे हाथ का निशान देखते हो? जबड़े पर निशान देखो, ये। उसने पैजामा ऊपर करके टांग पर घाव का निशान दिखाया। सब निशान ट्रेड यूनियन की लड़ाई के तमगे हैं। मैंने कहा, हाँ, बहुत मजबूत दिखाई देते हो। उसने कहा, अब तो कुछ भी नहीं रहा। पहले मैं बहुत तगड़ा था, अब तो चोटें खा खाकर जिस्म अंदर से खोखला हो गया है। अब मैं कभी लड़ता हूँ, जोर से चीखता हूँ और नारे लगाता हूँ तो कनपटियां दुखने लगती है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा है, दूध पियो और बादाम खाओ 6 महीने तक। अब उस उल्लू को कौन समझाए कि यह पूंजीपतियों का समाज है। इसमें दूध और बादाम मजदूर को नहीं मिल सकते। उसकी किस्मत में भूख है और बेकारी है, अनपढ़ रहना है और फिर राष्ट्रीय सरकार है। मैंने कहा, मैं अपनी राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। उसने कहा, अभी जुजुत्सु का ऐसा फैंटा दूंगा कि दिमाग के सारे खाने खाली हो जाएंगे। तुम जुजुत्सु जानते हो? हाँ, मैं फौज में था, इससे पहले सिपाही था। मैं मलाया और बर्मा में लड़ा हूं, जापानी फासिस्टों के विरुद्ध। इसके बाद लड़ाई खत्म हो गई और मैं, जो आजादी का सिपाही था, आजादी मिलते ही बेकार हो गया। इसीलिए मेरे लिए अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैं अभी तक फासिस्टों से लड़ रहा हूं। इसके लिए मुझे जुजुत्सु जानना जरूरी है। इसमें एक खास बात यह है कि चोट एक खास जगह पर ऐसी लगाई जाती है कि बड़े से बड़ा दुश्मन चित हो जाता है। देखो, हम हाथ की इस हड्डी से काम लेते हैं। उसने मेरी अंगूठे के नीचे की हड्डी को मसलते हुए कहा। मैंने कहा, ये तो बड़ी छोटी सी हड्डी है और गोश्त भी कितना नरम है। उसने कहा, यह भी एक साइंस है। इस छोटी सी हड्डी से इंसान की खोपड़ी तक हिल जाती है। तुम्हें दिखाऊं? मैंने कहा, खोपड़ी नहीं, यहां मेरे हाथ पर तजुर्बा कर सकते हो। सो उसने वही तजुर्बा किया। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। हाँ, जब बंबई सेंट्रल आया तो मैंने देखा मेरे आसपास बहुत से आदमी खड़े हैं और वह मुझे जोर जोर से सहला रहा है। मुझे होश में आते देखकर कहने लगा, क्यों, अब क्या हाल है? मैंने उठने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं कॉमरेड। वह बोला, कभी बंबई सेंट्रल आओ तो मुझे जरूर मिलना। किसी से पूछ लेना कि वाजिद कुली कहाँ है, सब जानते हैं। लाल सलाम। मैंने कहा, ओह, दम चिखा। उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से मुंह मोड़कर बैठ गया। उसी दम गाड़ी भी चल दी, वरना जुजुत्सु का दूसरा दांव मुझे न जाने क्रांति की किस मंजिल पर ले जाता। चर्चगेट पहुंचकर मैं हॉर्नबी रोड की सजी हुई कांच की खिड़कियों को देखता गया। मैं आज बहुत अमीर था। जेब में 4 रुपए और कुछ पैसे थे और दुकानें खूबसूरत चीजों से सजी हुई थीं। आज तो मैं सारी बंबई खरीद कर ले जाऊंगा, मैंने सोचा। यहां पर घड़ियों की नई दुकान थी। एक घड़ी ऐसी थी जिसका ऊपर से कोई कलपुर्जा नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी चलती थी। मैंने सोचा, ये है पूंजीपति की घड़ी। साली का कोई भी पुर्जा ठीक नहीं है तो भी घिसट रही है। इसके दाम पूछे। दुकानदार ने 250 रुपए बताए। मैंने सोचा, आगे चलूं। यहां पर एक सिंधी शरणार्थी की दुकान थी। कीमत 22 रुपए, 18 रुपए और 16 रुपए और 12 रुपए से कोई नीची नहीं थी। मैं आज बहुत मालदार था, फिर भी यह कमीज नहीं खरीद सकता था। आगे हनाइटवे लेबला की कांच की दीवारों में से मोमी औरतें पतले ऊंचे साइक फ्रॉक पहने झांक रही थीं। आजकल अमीर औरतें भी जिंदगी से मौत की तरफ जा रही हैं। उनके श्रृंगार में मोम की गुड़िया का सा ठहराव है। जब ऐसा मेकअप होता है तो हरकत नहीं होती। जब हरकत नहीं होती तो जिंदगी नहीं होती। जब जिंदगी नहीं होती तो बदबू होती है, जिसे पेरिस का इत्र भी नहीं छिपा सकता। जब पेरिस में भी नहीं छिपा सकता तो यहाँ क्या छिपाएगा, जहाँ विदेशी साम्राज्य के साथ स्वदेशी स्वराज की लाश सड़ रही है। सजी हुई दुकानों पर रेशमी कपड़े थे। कमीजे, गरम पतलूने, घड़ियां, फाउंटेन पेन, बूट, जुराबे, रुमाल, ब्लेड, चीनी की प्लेटें, बरसातियां, गलीचे और गुलदान मौजूद थे। और वहां फूलदान थे, लेकिन फूल नहीं थे और हल नहीं थे। फावड़े, दरातियां, ट्रैक्टर, कांसबार, रैंच और स्पिडल नहीं थे। हॉर्नबी रोड पर अनाज नहीं मिलता, फूल नहीं मिलते, बच्चों की किताबें नहीं मिलती। मैं 4 रुपए लेकर आया था, मगर यहाँ तो दाम बहुत ऊंचे थे। जितने ऊंचे दाम उतने ऊंचे दाम, उतना ऊंचा लाभ और उतनी गहरी गरीबी। गरीबी का ख्याल आते ही यह भी ख्याल आया कि सुबह से बेकार घूम रहा हूं, अभी तक खाना नहीं खाया। फोर्ट में फिरोज शाह मेहता रोड की एक तंग सी गली में मुझे एक मद्रासी होटल का पता था। यहाँ बहुत अच्छा और सस्ता खाना मिलता है।
9 आने में दही बड़े, डोसा मसाला और मैसूर पाक खाके और ऊपर से एक मीठा मद्रासी पान चबा के, जिसका मजा केले के पत्ते जैसा होता है, मैंने संतुष्टि की डकार ली। इसके बाद हॉर्नबी रोड से घूमता हुआ विक्टोरिया टर्मिनस की तरफ चला गया। विक्टोरिया टर्मिनस बहुत अच्छी जगह है बंबई में। वहां एक तरफ सिनेमा हॉल है, दूसरी तरफ स्टेशन है, तीसरी तरफ फौजी अदालत है। बीच में नेताओं के बुत हैं जिनके फरिश्ते पर फैलाए खड़े हैं। चौथी तरफ खाली है, जहां समाज की चौथी चूल भी ठीक से बैठ जाती। लेकिन फिर ख्याल आया कि राष्ट्रीय सरकार के होते हुए इसकी जरूरत ही क्या है। सिनेमा हॉल के पीछे एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, जहां अंग्रेजी राज्य में पुलिस की परेड हुआ करती थी। आजकल यहां खद्दर की नुमाइश होती है। ये नुमाइश और वह नुमाइश और एक बार अंतर्राष्ट्रीय नुमाइश भी हुई थी, जिसमें यद्यपि दुनिया के हर देश के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, तो कभी कम से कम उन देशों के झंडे जरूर थे, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान ही एशिया का रक्षक नेता बन सकता है। बंबई की यह नुमाइश थोड़े दिनों तक रही, फिर जल गई। दिल्ली वाली नुमाइश अभी तक नहीं जली। इसके लिए शायद वाजिद कुली को बुलाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मैं हमेशा आराम करता हूं, इसलिए मैं इस मैदान में पड़कर सो गया। मेरे सिर के ऊपर गुलमोहर का एक पेड़ था, जिसमें लाल कम्युनिस्ट फूल खिले हुए थे। इन पेड़ों की टहनियों पर लाल दुम वाली चिड़िया शोर मचा रही थी और एक गुजराती लड़की लाल फूलदार साड़ी पहने जा रही थी और सिनेमा हॉल की दीवारों पर लाल शब्दों में लिखा हुआ था, रेड स्केलेटन इन रेड हाउस। इस लाल खतरे के बीच में यह मेरी ही हिम्मत थी कि मैं आंख बंद करके सो गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोया रहा। एकाएक मैं घबराकर जाग उठा। किसी ने बड़े जोर से मेरी कमर में ठोका दिया था। देखा तो एक चौकीदार खड़ा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वह बोला, तुम यहां सोने को नहीं सकता है। मैंने कहा, क्यों नहीं सकता है? वह बोला, हम बोलता है, नहीं सकता है। मैंने उसकी हथेली पर 8 आने रख दिए और पूछा, अब सकता है कि नहीं सकता? उसने अठन्नी जेब में डाली और मुस्कुराकर कहने लगा, अब सोने को सकता है। मैंने पूछा, तुम्हारी ड्यूटी यहां कब तक है? वह बोला, हम 2 कलाक घंटे और है। मैंने कहा, मैं 2 कलाक और सोता हूं। तुम इस पेड़ के नीचे खड़े होकर पहरा दो और देखो कोई दूसरा चौकीदार मुझे तंग न करे। 2 कलाक के बाद मुझे जगा देना। मैं तुम्हें एक अठन्नी और दूंगा, समझे? उसने सिर हिलाकर कहा, हूं। वह पेड़ के तने से सहारा लगाकर खड़ा हो गया और मैं सो गया। 2 घंटे के बाद उसने मुझे जगा दिया और कहा, उठो, हमारी ड्यूटी खत्म है, दूसरा चौकीदार आने को है। मैंने उसे दूसरी अठन्नी देकर कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे आराम करने दिया, वरना मेरे सिर में दर्द हो जाता। अच्छा, अब बताओ कि यहां से तुम अपने घर जाओगे? हाँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। एक लड़का है, स्कूल जाता है। एक लड़की है 2 साल की। आज मैं उसके लिए विलायती दूध का डिब्बा लेकर जाऊंगा। उसने खुश होकर कहा। मैंने कहा, जो पगार तुम्हें मिलती है क्या उसमें तुम्हारा गुजारा नहीं होता? वह बोला, अगर गुजारा होता तो हमारा क्या भेजा फिरे है, जो 2 घंटे तुम्हारी ड्यूटी देता। ऊहूं। चौकीदार नाराज होकर चला गया। मैं मेट्रो सिनेमा की तरफ बढ़ गया, जहां मुर्गी खाने की तरह शरणार्थियों के लिए लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें हैं। इन दुकानों पर अधिकतर पुराना सेकंड हैंड माल बिकता है। पुराने जूते, पुरानी मशीनें, पुराने कपड़े, शरणार्थियों की तरह घिसे हुए और बुरे हाल, और 2-3 सिंधी रेस्तरां भी हैं, जहां चाय, आलू की टिक्कियां और पापड़ मिलते हैं। मैंने चाय वाले की दुकान से एक तला हुआ अंडा खाया। आलू की टिक्कियां जहां थी वहां से 2 आने में एक आलू की टिक्की खाए। फिर 2 आने की भुजिया और 2 आने की पापड़ी खाए। 1 आने की चाय पी। मैदान में सोने से बाल उलझ गए थे, इसलिए 2 आने का एक पुराना कंघा खरीदा और उसे बालों में फेरता हुआ आगे निकल गया तो आवाज आई, आप उत्तर, खाना खा ले। मैंने ध्यान से देखा, एक पंजाबी बुढ़िया थी। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और धूप, वर्षा, मेहनत और दुख के निशान थे। दुपट्टा मैला था, लेकिन चेहरे पर ऐसी उदास दुख भरी मुस्कुराहट थी जो दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। वह यहाँ एक छोटी सी दुकान लगाए बैठी थी। एक तरफ तवा रखा था, परात थी, चिमटा था, चूल्हा था और हंडिया में सालन था। आटा गूंधा रखा था। वह चपातियां उतारकर 2 मुसाफिरों को खिला रही थी। मैं रुक गया। मुझे रुका देखकर उसने मैले दुपट्टे को अपने माथे पर सरका लिया और मुस्कुराकर बोली, आप उत्तर, रोटी खा ले, तू पंजाबी मालूम होंदा है। मैंने टप्पर के अंदर जाकर उससे पूछा, माँ तू ये काम क्यों करती है? वह बोली, और क्या काम करूं बेटा, मुझे यही काम आता है। मैंने जिंदगी भर अपने घर वालों के लिए खाना पकाया है, अब अपने मुसाफिर बेटों के लिए खाना पकाती हूँ। मैंने कहा, माँ तुम कहाँ की रहने वाली हो? पुत्र, मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। वहां मेरा घर था, मेरी जमीन थी, मेरे बाल बच्चे थे, मेरी बहू थी, मेरी गाय भैंसे थी। घर में दूध, शक्कर, इज्जत आबरू सब कुछ था, लेकिन मेरी गली के बेटों ही ने मेरा सब लूट लिया। मैंने कहा, माँ तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती?
उसने कहा, मेरे बच्चों की कब्रें उसी जालंधर के चौराहे पर हैं जहां घरवालों को जिंदा आग में जला दिया गया था। मेरी बहू की लाज और पद भी हिंदुस्तान में रो रही है। मेरे घर की गाय भैंसों को भी मेरे जानने पहचानने वाले लोग ले गए हैं और मेरा घर अभी तक जालंधर में है। उसमें शहर का कोई बड़ा आदमी रहता है। मेरी लड़ाई तो अपने लोगों से है। मैं तो यहीं लड़ूंगी, यहीं मरूंगी। अगर मैं पीरांदित्ते की बेटी हूं तो एक बार फिर जालंधर वापस जाऊंगी। इतने में एक मुसाफिर और आ गया और कहने लगा, अम्मा 2 आने का सालन दे और 2 रोटियां दे दे। मैंने कहा, अम्मा तुम यहां एक तंदूर लगा लो बस। वह बोली, तंदूर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। अब मेरे हाथ पांव में ताकत नहीं रही। वह चुप होकर चूल्हे पर चपाती सेंकने लगी और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। और फिर धीरे से बोली, जालंधर के घर में आंगन में मैंने एक तंदूर बनवाया था। वहां मेरी बहू दोपहर को गेहूं की ऐसी गरम और खस्ता रोटियां पकाती थी कि तुम अगर खाते तो पेशावरी नान भी भूल जाते। एकाएक उषा की आवाज भर्रा गई और बोली, पता नहीं आजकल वह जन्मजली कहाँ है। अम्मा रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तवे पर गिरकर सूखते गए। ये आंसुओं में पकी हुई रोटियां मेट्रो सिनेमा के सामने सिर्फ 2 आने में मिलती हैं। सोच रहा हूं कि किसी रोज एशिया के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहां दावत करूंगा। मेट्रो सिनेमा के बाहर ऐसे चमकते चेहरे थे, ऐसी भड़कीली पोशाकें थीं, ऐसी जगमगाती हुई बिजलियां थीं। विलियम पावल अधनंगी औरतों में घिरा हुआ था। औरतें खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मर्द चमकती हुई मोटरों से उतरकर उन औरतों को इस तरह घूर रहे थे जैसे उन्हें अपने दांतों से चबा जाएंगे। आंखों में वह भूख थी, वह गर्मी थी, वह क्रूरता थी जो पुकार पुकार कर कह रही थी कि अगर ये औरतें जिंदा होती तो ये लोग इन्हें इन इश्तहारों से नीचे उतारकर यहीं मेट्रो सिनेमा के सामने इनकी लाज लूट लेते। हॉलीवुड ने इस भावना का नाम एंटरटेनमेंट रखा है, और यह एंटरटेनमेंट हिंदुस्तानी फिल्मों में उसी तरह घुस गई है जिस तरह डॉलर हिंदुस्तानी अर्थशास्त्र में घुस गया है और घटिया अमेरिकन नावल हिंदुस्तानी सभ्यता में घुस आया है। साम्राज्य जीवन के हर अंग में व्यभिचार का समर्थक है। सुंदरता, सच्चाई, पवित्रता, शांति, लाज, घर, खुशी, किताब, फूल, आराम इत्यादि सब चीजों को वह नंगा करके उससे व्यभिचार करता है। इसके बाद उसे महंगे सस्ते दामों बाजार में जाकर बेच देता है। चीज की इज्जत नहीं है, चीज की कीमत है जो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। कभी इन्फ्लेशन है तो कभी डिप्लेशन है। अंत में सदा युद्ध है जो कि शांति के साथ एक तरह का व्यभिचार है। अभी खेल शुरू होने में 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन 10 आने की टिकट खरीदने वाले दर्शकों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं भी जाकर क्यू में खड़ा हो गया। मेरे बाद एक दुबली पतली काली लड़की आई जो फूलदार छीट का एक तंग फ्रॉक पहने हुए थी। ये फ्रॉक ऊपर से तंग था और नीचे से घेरेदार था। बीच में उसने जोर से खूब खींचकर एक पेटी बांध रखी थी जिससे शरीर के 2 हिस्से हो गए थे, एक धड़ से ऊपर, एक धड़ से नीचे। इसका नाम यारों ने खूबसूरती रखा है, यानी औरत पेटी के खिंचाव से और ऊंची एड़ी के दबाव से यूं चलती है कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर जाता हुआ मालूम होता है। सीने पर छातियां अपनी असली हालत में नहीं बल्कि यूं तनी तनी हुई दिखाई देती हैं जैसे किसी ने रेंच से पेच जोर से कस दिए हो। इसके साथ चेहरा यूं लिपा पुता होता है कि यह मालूम ही नहीं हो सकता कि कितने छिलकों के बाद बादाम की गुठली आती है और कितनी तहों के बाद औरत शुरू होती है। इस ढकोसले का नाम पैसे वालों के समाज ने सुंदरता रखा है। कई लोग तो इसे कला भी कहते हैं, जो सरासर कलाकारों का अपमान है। खैर, वह एक ऐसी ही लड़की थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। फिर उसने उस समय देखा जब मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ तिरछी नजर से देखा। बाद में तिरछी नजरें धीरे धीरे सीधी होते होते यूं आमने सामने हो गईं कि हमें मुस्कुराना ही पड़ा। इसके बाद मैंने कहा, बड़ा लंबा क्यों है, जाने हमारी बारी आएगी या नहीं। वह बोली, तुम्हारी बारी तो शायद आ जाए, लेकिन मेरी नहीं आएगी। मैंने कहा, अगर मेरी बारी आ गई तो मैं अपना टिकट तुम्हें दे दूंगा। उसने अपने कंधे पर लटके हुए बटुए को ठीक करते हुए कहा, थैंक यू। मैंने कहा, अब तो ये पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। डायना फर्नांडिस। और तुम्हारा? मेरा नाम क्रिश्चियन चंदर है। वह हंसी, ये क्रिश्चियन चंदर क्या होता है? मैंने कहा, बस जैसे मुमताज शांति होता है, सैयद अमृत होता है, बस ऐसे ही मेरा नाम भी है। वह बोली, तुम बड़े फनी रसिक हो। मैंने कहा, तुम चाय पियोगी सामने के ईरानी रेस्टोरेंट में? चलो, लेकिन फिर क्यों में जगह नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कहा, मैं अभी अपने आगे के आदमी से कह देता हूं, तुम अपने पीछे वाले से कह दो। अब हमें क्यू के पड़ोसियों ने इजाजत दे दी तो हम लोग रेस्टोरेंट में चाय पीने चले गए। चलते चलते मैंने सुना हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि साला पटा रहा है। दूसरे ने कहा, लड़की भी क्या है, काली बत्तख है। पहले ने कहा, अरे लड़की तो है। डायना ने कहा, स्वाइन सुअर।
चाय पी चुके तो डायना ने कहा, मैं पोटैटो चिप्स की एक पुड़िया घर ले जाऊंगी। 2 आने वह दिए। फिर वह कहने लगी, मुझे बालों में लगाने के लिए हरे रंग का क्लिप चाहिए। 4 आने वह दिए। फिर वह कहने लगी कि मैंने उसके कहने से पहले ही कह दिया, चलो बुकिंग ऑफिस खुल गया है, बाद में टिकट नहीं मिलेगी। टिकट लेकर हम लोग अंदर पहुंचे। सिनेमा देखते हुए डायना ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया जैसे सचमुच मैं उसे पटा रहा था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी तरफ देखकर वह 2-3 बार हंसी और 2-3 बार उसने चुटकी ली। जब इसके बाद भी मैं अपनी अहिंसा पर अटल रहा तो उसने मेरे कंधे पर अपने रूखे काले बालों वाला सिर रख दिया और आराम से बैठकर तमाशा देखने लगी। सिनेमा खत्म होने के बाद उसने मुझसे पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, कहीं नहीं, तुम अपने घर जाओगी और मैं अपने घर। वह मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कोलाबा में। चलो मैं तुम्हें नुक्कड़ तक छोड़ाऊं। वह उखड़े उखड़े से अंदाज में परेशान होकर चलने लगी, जैसे वह कुछ समझ न रही हो। मैं भी कुछ नहीं समझ रहा था और हम दोनों इन्हीं विचारों में उलझे हुए नुक्कड़ के बिजली के खंभे के नीचे बस का इंतजार करने लगे। इतने में हल्की हल्की बारिश होने लगी और मानसून के मोती उसकी झुकी हुई पलकों पर टिकते गए और टूट टूट कर उसके गालों पर बहते गए। क्या इन बहते हुए मोतियों में उसके आंसुओं का बहाव भी मिला हुआ था? मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब बारिश तेज होने लगी थी और ऊपर से बिजली के बल्ब से पानी एक पिघली हुई आग की तरह गिर रहा था। और एकाएक मुझे ऐसा लगा कि इस तेज बारिश ने उसकी सारी बदसूरती धो दी है। उसके काले बाल चमक उठे, उसके भीगे हुए गाल तमतमा गए और बारिश के लगातार चुंबनों से उसके कासनी होंठ रेशम की तरह मुलायम हो गए, यूं खिल गए जिस तरह बारिश की हल्की फुहार से फूल खिल जाते हैं और बिजली के हंडे के चारों ओर रोशनी का कुंडल बन जाता है और सुरमई सड़क पर पिघली हुई चांदी फैल जाती है। इस तरह बारिश ने खंभे के नीचे खड़ी हुई एक उदास और निराश लड़की को अमित सुंदरता की सुनहरी पोशाक पहना दी। मैंने डायना को अपने कंधे से लगा लिया। उसका उदास चेहरा उस समय बहुत सुंदर था और उसके काले बालों की लंटें भीगी हुई किसी अनजानी सुगंध से महक उठी। मैंने धीरे से कहा, गुड बाय डायना। वह वहीं रुकी और बोली, तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने दिल में यह जरूर कहा, नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। आज तुम घर जाओगी कोलाबा, अपनी माँ के पास, अपने छोटे भाई के पास, और उस सच्ची मोहब्बत का इंतजार करोगी जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। वह जरूर आएगी। ऐसे बेकार ढूंढने से, पराए मर्दों के साथ घूमने से वो मोहब्बत नहीं आती है। यह मोहब्बत मेहनत और काम करने से आती है। जहां से वो मोहब्बत आती है, वहीं से वो सुंदरता आती है जो मेहनत से पैदा होती है। फिर तुम सचमुच हसीन और सुंदर हो जाओगी और कोई मर्द, कोई काम करने वाला, मेहनत करने वाला मर्द, जो शायद कोई डिसूजा या डी सिल्वा होगा, तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा। और फिर तुम अपना छोटा सा घर बसाओगी और तुम्हें मालूम होगा कि मोहब्बत इसलिए होती है कि ममता हो, और ममता इसलिए होती है कि बच्चा हो, और बच्चा इसलिए होता है कि इंसान आगे बढ़े और दुनिया में एक नई सुंदरता, एक नया जीवन पैदा हो। जाओ डायना, जाओ, मैंने डायना के माथे को चूमकर कहा। डायना की आंखों में आंसू थे। वह मेरी अनकही बातें कुछ समझी, कुछ नहीं समझी, लेकिन चूंकि वह औरत थी इसलिए बहुत कुछ समझ गई। उसने बड़े तपाक से मुझसे हाथ मिलाया और मैंने चलते चलते कहा, जब तुम्हारे घर बेटा हो डायना, तो आज की रात की याद में उसका नाम क्रिश्चियन चंद्र रखना। वह चलते चलते हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, नहीं, मैं तो उसका नाम विलियम पावेल रे रखूंगी। कितना खूबसूरत आदमी है। गुड नाइट डायना। गुड नाइट क्रिश्चियन। पैसे सब खत्म हो चुके थे। जेब में सिर्फ 2 पैसे थे और एक गोल्ड फ्लेक का सिगरेट। गाड़ी में बिना टिकट बैठा। बांद्रा के करीब मुझे एक टिकट चेकर ने भांप लिया और मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया। मेरे पास रिश्वत को पैसे भी नहीं थे। कुछ तो निकालो, आखिर तंग आकर टिकट चेकर ने कहा। जब उसने कहा कुछ तो निकालो, तो मैंने उसके चेहरे को देखा जिस पर बेईमान समाज के दाग थे और नेकी को कायम रखने की असफल कोशिश थी। टिकट चेकर का चेहरा टिकट चेकर की रसीद बुक था जिसे जगह जगह पर पंच कर दिया गया था। मैंने कहा, मेरे पास 2 पैसे हैं। उसने झल्लाकर कहा, तो थाने चलो। मैंने उसके कोट को देखा जिसका काला फटा हुआ था, पतलून जो पाइचे के पास उधल गई थी, टाई जो गांठ के पास फटी हुई थी, पतले सूखे होंठ, अधूरे अरमानों का तार तार, कमीज के कफ में बटन तक नहीं थे। एकाएक मुझे अपने कमीज का ख्याल आया। मेरी कमीज में सुनहरी बटन थे, कभी 2 रुपए 4 आने में लिए थे। मैंने अपनी कमीज के कफ बटन उतारे और उसे दे दिए। उसने ले लिए और कहा, चलो यही सही। फिर उसने मुझे धमकाते हुए कहा, अगर फिर कभी तुम मुझे बिना टिकट सफर करते हुए नजर आए तो मैंने कहा, मैं तुम्हें बटनों की जोड़ी भेंट करूंगा। वह हंसने लगा, कहने लगा, बाबू तुम सब कुछ जानते हो। 90 रुपए तनख्वाह मिलती है, इसमें गुजर बसर नहीं होती और कोई दाद फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी। मैं भागकर फुटबोर्ड पर चढ़ गया।
टिकट चेकर देर तक हाथ हिलाता रहा। अंधेरी स्टेशन पर उतरा तो टैक्सी के पैसे नहीं थे, बस जा चुकी थी। अरसा हुआ। घोड़ागाड़ी वाले भी 2 रुपए मांगते थे। रास्ता तो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन रात का समय था और रास्ता वीरानी से गुजरता था। मगर रुपए नहीं थे, मजबूरी थी, इसलिए पैदल चलना पड़ा। भरगावाड़ी से शेरूविला तक मैं सीटी बजाता हुआ आया। यहां तक कुछ घरों की आबादी थी, इसलिए सीटी की आवाज भी इत्मीनान से निकलती रही। लेकिन शेरूविला के बाद कब्रिस्तान से जो सुनसान शुरू हुई तो सीटी की आवाज एकदम निकलनी बंद हो गई। न कोई मुसाफिर था, न कोई मोटर गाड़ी नजर आती थी। सड़क के दोनों तरफ नीची जमीन थी और किनारे किनारे घनी झाड़ियां उगी थीं। मंदिर तक मैं खामोश चला आया। फिर हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी और मैंने बरसाती ओढ़ ली। जब मैं बरसाती ओढ़ रहा था तो किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, जो है रख दो वरना मार डालूंगा। मैंने कहा, जो है वह खुद ही ले लो ना, मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें क्यों विश्वास आने लगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 2 पैसे है और 1 गोल्ड फ्लेक का सिगरेट, कुल मिलाकर 1.5 आना हुआ। झूठ बोलते हो, इतना कहकर उसने मेरी जेबों की तलाशी ले डाली। जब कुछ नहीं मिला तो झुंझलाकर कहने लगा, ये बरसाती उतार दो। मैंने बरसाती उतारकर उसे दे दी। उसने मेरी बरसाती ओढ़ ली। मैंने देखा उसके हाथ में लोहे की एक मोटी सी सलाख थी। हम दोनों सड़क पर धीरे धीरे चलते गए। वो मुझसे दुगना लंबा और कहीं ताकतवर आदमी थी, इसलिए शरीफों की तरह चलने में ही भलाई थी। मैंने उससे पूछा, सिगरेट पियोगे? उसने जवाब दिया, ये हूं। हाँ भी हो सकता था और न भी। मैंने सिगरेट के 2 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा उसे दे दिया। सिगरेट पीते पीते मैंने उससे पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? न करूं तो खाऊं कहां से? वह चुप हो गया और मेरे साथ चलता गया। फिर झुंझला कर बोला, आज की रात खाली गई। जाने मुसाफिरों को क्या हो गया है, सभी खाली हाथ आ रहे हैं। मैंने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? काम तो करता हूं, पत्थर की खान में काम करता हूं, मगर उस मजदूरी से कुछ पल्ले नहीं पड़ता। घर में हर समय भूख रहती है, बड़ा कुनबा है, तनख्वाह छोटी है, इसलिए ये काम करता हूं। कभी 5, कभी 7, कभी कोई सेठ हाथ लगा तो 150 भी मिल जाते हैं। ये धंधा बुरा नहीं। 4 बंगले के नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता कि यह काम करूं, मगर क्या करूं, इसका कोई इलाज मेरी समझ में नहीं आता। मैंने उससे कहा, आओ 2 मिनट के लिए इस बेंच पर बैठ जाओ। उसने संदेह की नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, यहां इस समय कोई नहीं है, मैं किसी को पुकार भी नहीं सकता, किसी को बुला भी नहीं सकता। इसके पहले कि कोई आए तुम मुझे इस लोहे की सलाख से खत्म करके यहां से भाग सकते हो, इसलिए संदेह करना बेकार है। आओ यहां बैठ जाओ। उसने लोहे की सलाख उठाकर अपनी गोद में रख ली और बेंच पर बैठ गया। मैंने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम उसे पसंद करो तो। वह क्या? 1 मिनट के लिए मान लो कि जिस पत्थर की खान में तुम काम करते हो, वह अगर तुम्हारी हो जाए। उसका चेहरा चमक उठा और वह बोला, मैं खान के मालिक के घर एक बार चला गया था। कितना खूबसूरत था, रोशनी, फूल, सोने का। वह आंख बंद करके कल्पना में उसका घर देखने लगा। मैंने कहा, तुम समझे नहीं, मेरा मतलब यह है कि खान सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की हो जाए जो उसमें काम करते हैं, सारे मजदूरों और मेहनत करने वालों की। उसने सोचकर कहा, जब भी हमें बहुत फायदा है। वह धीरे धीरे लोहे की सलाख सहलाने लगा। मैंने उससे पूछा, तुमने कभी खान के मजदूरों से बातचीत की है? नहीं, उसने धीरे से कहा, वहां तो हर आदमी अपनी तकदीर को रोता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तकदीर भी बदल जाती है जब सब मजदूर मिल जाते हैं। तुम लोग तो जिंदगी की सच्चाई हो। सोचो तो, दरअसल वह खान तुम्हारी है, उसमें काम तुम करते हो, उसे चलाते तुम हो, पहाड़ में बारूद का पलीता तुम लगाते हो, चट्टान को डायनामाइट से तुम उड़ाते हो, पत्थरों को तुम तोड़ते हो, पत्थर काटकर लारी में तुम लादते हो। जब ये सारी मेहनत तुम करते हो तो अपनी मेहनत का फल किसी दूसरे को खाने क्यों देते हो? मेरी बात सुनते सुनते उसका चेहरा लाल हो गया। वह सलाख सहला रहा था। सहलाते सहलाते उसने जोर लगाकर उसे दोहरा कर दिया। उसने कहा, यह बिल्कुल नई बात तुमने बताई है। मैंने कहा, नई बात नहीं है, 100 साल पुरानी है, आजमाई भी जा चुकी है। वह सलाख उठाकर उठ खड़ा हुआ, बोला, अब भी आजमा सकते हैं। कल मैं अपने साथियों से बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा, कल तुम मुझे यहां मिलोगे इसी वक्त। मैंने उसकी बात पर सिर हिला दिया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा, लोहे की सलाख की तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुराकर लोहे की सलाख को घुमाकर दूर नीचे भरे हुए पानी में फेंक दिया। पानी में एक हलचल पैदा हुई, जैसे कोई चीज डूब जाए और नई चीज उभर आए। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को दबाया और फिर उसने एक बीड़ी सुलगाए, बरसाती उतारकर मेरे कंधे पर रख दी और खुद बारिश में भीगता हुआ चला गया।